तो साथियों सभी को जय हिंद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिविक्स क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर तो उतना अभी नहीं बता सकते डिटेल में, लेकिन उसका जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन जिसे एग्जाम में लड़ने का 100% एकदम गारंटी है, उसी को हम आज बस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका आता है भारतीय संविधान, मतलब भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 में क्या क्या दिया है। तो ये समझते हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 में क्या क्या दिया है। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 के तहत हमारे देश के सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति, रंग, रूप, छुआछूत, लिंग तथा ऊंच नीच के आधार पर किसी भी भेदभाव को निषेध घोषित किया गया है। मतलब भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश के सभी नागरिकों को उनके जाति, रूप, समा देखिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 के तहत हमारे देश में सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति, रंग, रूप, छुआछूत, लिंग तथा ऊंच नीच के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, इस पे क्या किया गया है, निषेध घोषित किया गया है। अगर कोई भी, अगर आपको जात को लेके या धर्म को लेके छुआछूत करता है या भेदभाव करता है, तो ये आता है भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 में, आर्टिकल 15 में यही आता है। और अभी इसको याद कैसे करें? याद करने का एकदम सिंपल तरीका बताते हैं भैया। भारतीय संविधान सबसे पहले आपको देख लेना है, देश के सभी नागरिकों को उनके धर्म, पहला धर्म, जाति, तीसरा रंग, रूप, छुआछूत, लिंग तथा ऊंच नीच के आधार पर, यही तो है 5 टॉपिक। देखिए बताते, भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 के तहत हमारे देश के सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति, रंग, रूप, ऊंच नीच, छुआछूत में किसी भी प्रकार के इनमें से कोई भी आता है और अगर भेदभाव किया जाता है तो उस पर निषेध घोषित किया गया है। ठीक है, तब आइए भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 तो हो गया, अब अनुच्छेद 19 को देखते हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15 तो पढ़ लिया। भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 का तहत हमारे देश के किसी भी नागरिक को उसके धर्म पे, उसकी जाति पे, उसके रंग के, उसके रूप पे और उसकी छुआछूत या भेदभाव किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुसार उसको अनुच्छेद घोषित किया गया है। कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है, किसी भी इंसान से छुआछूत नहीं कर सकता है, ये अनुच्छेद 15 में दिया गया। भाई अनुच्छेद 19 को बताते हैं। अनुच्छेद 19, भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत हमारे देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं उनको स्वतंत्रता यानी आज़ादी का फूल एकदम छूट दिया गया है। और इस अधिकार के तहत भारत का कोई भी नागरिक, जो अनुच्छेद 19 है, इस अधिकार के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी कोने से आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, भारत के किसी भी कोने से कहीं भी आ सकता है, जा सकता है तथा अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय कहीं पे कर सकता है। उसके लिए वो स्वतंत्र है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। याद इसको कैसे करें? भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत हमारे देश के सभी नागरिकों को उनके स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है तथा इस अधिकार के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी कोने से कहीं भी आ सकता है, जा सकता है तथा अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कोई भी छोटा सा व्यवसाय शुरू कर सकता है। इसके लिए वो स्वतंत्र है। तो याद करने के लिए सिंपल सा तरीका है अपना, वही मैटर। ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत भारत के सभी नागरिकों को पहला स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है तथा इस अधिकार के तहत भारत कोई भी आदमी भारत के किसी कोने से कहीं आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है तथा अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकता है। इसके लिए वो स्वतंत्र है। ये हो गया अनुच्छेद 19। भाई इसके आगे को क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है हमारा तीसरा प्रश्न, और जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये आने का चांस बहुत ही ज्यादा है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा। भारत में किस किस तरह की जातिगत समानताएं पाई जाती है, मतलब भारत में कौन कौन सी ऐसी जातियां जो रहती हैं, तो आइए समझते हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती है, जैसे कि राजपूत, भूमियार, शेख, पठान, यादव और इत्यादि एक्सेट्रा।
और भी बहुत सारी जातियां हैं। इन सभी जातियों का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, पहना ओढ़ना सब अलग अलग होता है। जितनी भी जातियां होती है उनका क्या होता है, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, पहना ओढ़ना वो सब अलग अलग होता है। और यदि किसी विशेष जाति के घर में कोई भी आयोजन होता है, जिसमें शादी वादी हो गया, किसी विशेष जाति के घर में कोई भी आयोजन होता है, तो सभी जाति के लोग एक साथ बैठ कर भोजन करते हैं। और तथा भारत में ये भी है कि भैया मान लीजिए कोई दूसरा जाति का लड़की है, कोई दूसरी जाति का लड़का से शादी कर लेती है, तो उसे क्या किया जाता है, उसे समाज से निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार के भारत में जातिगत समानताएं पाई जाती है। तो इसको याद कैसे करें, तो इसको समझने और याद करने का सिंपल सा तरीका है कि भैया भारत में, ये देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती है। भैया भारत में रह रहे हो, तुमको समझ नहीं आता जातिवाद कितना हो रहा है। उसी से याद करना है कि भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती है, जैसे कि राजपूत ब्राह्मण, भूमिहार, शेख, पठान, यादव इत्यादि। और इन सभी जातियों का रहन सहन, खान पान, पहना ओढ़ना सब अलग अलग होता है। और यदि किसी विशेष जाति के घर में कोई शादी हो गया, चाहे कोई आयोजन हो गया, तो सभी जाति के लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। और अगर किसी दूसरे जाति का लड़का किसी दूसरी जाति की लड़की से शादी कर लेता है, तो उसे मार के समाज से निकाल दिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में इसी प्रकार की जातिगत समानताएं पाई जाती है। फिर आपका तीसरा प्रश्न जो कि याद हो गया होगा, आई होप, और इसको एक बार आप लोग नोट करिए। तो बात है चौथा प्रश्न पे, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपका चौथा प्रश्न, जाति और नस्ल में क्या अंतर है। जाति और नस्ल में क्या अंतर है, सबसे पहले समझते हैं जाति किसे कहते हैं और नस्ल किसे कहते हैं। तो जाति किसी भी आंतरिक या सामाजिक जितने भी पारंपरिक होते हैं उसे जाति कहते हैं। पारंपरिक जितने भी कार्य होते हैं और आंतरिक होते हैं उसे जाति कहते हैं। और नस्ल की बात करें तो जितने भी बाहरी पदार्थ हो गए, उर्वरक हो गया, और अभी जितने भी बाहरी पदार्थ है उसको हम लोग नस्ल कहते हैं, जो कि यूज में आता है, वो उतना यूजफुल नहीं है। तो यही समझते हैं जाति और नस्ल में क्या अंतर है। जाति, इसका आधार सामाजिक होता है, समाज से रिलेटेड होता है इसका आधार जाति का। और नस्ल का, इसका आधार जीव शास्त्रीय होता है, जितने भी बायो रिलेटेड है वो इसका आधार नस्ल से होता है। और जाति नस्ल की अपेक्षा कम विध्वंसकारी होता है। जाति जो होता है वो नस्ल की अपेक्षा कम विध्वंसकारी होता है। मतलब विध्वंसकारी का मतलब होता है कि विध्वंसकारी मतलब होता है विनाश। और नस्ल जाति की अपेक्षा अधिक विध्वंसकारी होता है। जो नस्ल होता है वह जाति की अपेक्षा अधिक विध्वंसकारी होता है, यानी ये नाश बहुत ही करता है। जितने भी बायो रिलेटेड है वो नाश बहुत ही करते हैं। ये नेचुरल हो गया, ये बायो साइंटिफिक हो गया। तो जाति और नस्ल में यही अंतर है। अभी इसको याद कैसे करें, याद करने का सिंपल तरीका है अपने पास, आइए समझते हैं। तो जाति और नस्ल में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। लिखना है ऐसे बोर्ड में, जाति और नस्ल में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। उसके बाद आपको ऐसे लिख देना है और ऐसे कर देना, दो साइड, एक साइड जाति एक साइड नस्ल। और जाति में लिखना है कि इसका आधार सामाजिक होता है, नस्ल में लिखना है इसका आधार जीव शास्त्रीय होता है। जाति में लिखना है यह नस्ल की अपेक्षा कम विध्वंसकारी होता है, कम विनाश करता है ये। और नस्ल में लिखना है यह जाति की अपेक्षा अधिक विनाश करता है, यानी नस्ल जाति की अपेक्षा अधिक विध्वंसकारी होता है। ठीक है, अब आइए इसके पांचवें प्रश्न पे चलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको लिखे पहले साथियों, ये जो प्रश्न है ये दिल को दहला देने वाला प्रश्न है, क्योंकि आए दिन ऐसे घटनाएं घटित हो रहे हैं जो कि इससे रिलेटेड है। हर इंडियन जो कि दूसरे जगह पे उनको क्या किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि बहुत साल पहले हुआ था। आइए पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है क्यों। जो सामाजिक विभिन्नता है वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है क्यों। जितने भी सामाजिक विभिन्नता है, तो आइए, चूंकि हम जानते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती है और जिनका खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ना सब अलग होता है, लेकिन उनका हित जो होता है एक समान होता है। उनका हित होता है वो सब एक होता है। जैसे में दूसरे देश में हित लोग किसी को भी किसी से मतलब नहीं है, लेकिन इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ सबका हित एक समान है, सबका फीलिंग्स है, सबके पास इमोशंस है इस दूसरे के प्रति, उनका हित एक समान है। तो चूंकि हम जानते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के जाति समुदाय के लोग रहते हैं जिनका खान पान, पहनावा ओढ़ना सब अलग अलग होता है, लेकिन उनका हित एक समान होता है। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठियों द्वारा किया गया हिंसा का शिकार,
महाराष्ट्र में जो मराठी ने हिंसा का शिकार किया था, जबकि सब उत्तर भारतीय लोग थे, वो भारत के ही लोग थे लेकिन उत्तरी भारत के लोग थे, जबकि उनका हित एक समान था, फिर भी उन्हें हिंसा का शिकार होना पड़ा। मतलब महाराष्ट्र में मराठियों द्वारा किया गया हिंसा का शिकार, जिसमें सभी उत्तर भारतीय लोग थे और उनका हित भी एक समान था, फिर भी उन्हें हिंसा का शिकार होना पड़ा था। अतः हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है। इसीलिए जो मराठी किए थे ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आ सकता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं इसके आगे। और ये है 5वां प्रश्न, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दो प्रावधानों का जिक्र करें जो कि बताते कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, या धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। कि प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत दो धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। तो ये पहला प्रावधान पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया गया है, जबकि अन्य देश जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म, इंग्लैंड में ईसाई धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया गया है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। और दूसरा ही, भारतीय संविधान में यह साफ साफ लिखा गया है कि भारत के कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है या छोड़ सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। इन्हीं यही दो कारण हैं जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। पहला कारण है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया गया है, जबकि अन्य देशों में, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म और इंग्लैंड में ईसाई धर्म, श्रीलंका में बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया गया, लेकिन भारत में नहीं। दूसरा है, भारतीय संविधान में यह साफ साफ लिखा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, छोड़ सकता है, इसके लिए वो पुनः स्वतंत्र है। और यही दो कारण है जिसके तहत भारत धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। ये रहा आपका 5वां प्रश्न। अब आते हैं इसके आगे के प्रश्न पे, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है भाई। बात मानो, ध्यान से एक बार पढ़ लोगे ना, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम VVI क्वेश्चन ये सब है। इसको एक अलग लिख लेना, अलग कॉपी में बना लेना, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमर लाल बाल गोपाले को बहुत ही छोटा क्वेश्चन लाया है, वो इसको देख लीजिए। सामाजिक विभेद का परिणाम कैसा होता है? सामाजिक विभेद का परिणाम कैसा होता है? तो सामाजिक विभेद का परिणाम बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि इसमें खून खराबे के चलते क्या होता है, लड़ाइयाँ उत्पन्न हो जाती है, तथा जो देश है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो सामाजिक विभेद का परिणाम बहुत ही बुरा होता है, और क्योंकि इसमें बहुत ही खून खराबा होता है, उसके चलते लड़ाइयाँ उत्पन्न हो जाती है और देश छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। सामाजिक विभेद ये हो गया। इसके बाद आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेदारी और उद्देश्य पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। जो भावी समाज है, लोकतंत्र की जिम्मेदारी और उद्देश्य का संक्षिप्त टिप्पणी करें। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा ध्यान लगाइएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि माथा चकराएगा। लोकतंत्र वैसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा शासन को चलाया जाता है। लोकतंत्र कैसी शासन व्यवस्था है? वैसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा शासन को चलाया जाता है, उसे लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहते हैं। इसमें सभी लोगों को मान और सम्मान दिया जाता है, साथ ही साथ किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाता। इसमें सभी लोगों को एक समान समझा जाता है। इस शासन व्यवस्था में सभी लोगों को एकदम इक्वल समझा जाता है, एकदम बराबर। इन आज आप अमीर है तो आपको उच्च दर्जा दिया जाएगा। भावी समाज लोकतंत्र दुनिया की सबसे सुंदर व्यवस्था है। लोकतंत्र कैसी शासन व्यवस्था है? तो दुनिया की सबसे सुंदर शासन व्यवस्था है तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, जिसमें लोगों के द्वारा शासन को चलाया जाता है। और इसका जिम्मेदारी और उद्देश्य यह है कि ये जनता के अनुसार कार्य को करे। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसका जिम्मेदारी है कि जिसका उद्देश्य है कि जनता के इच्छाओं के अनुसार कार्य करे। सर कितना क्वेश्चन लाए हैं एक चैप्टर से? तो बहुत क्वेश्चन लाए हैं भैया, जो लड़िए जाएगा। आइए, सांप्रदायिका किसे कहते हैं ये समझिए क्वेश्चन को। सांप्रदायिका, जब किसी एक धर्म के मानने वाले लोग किसी दूसरे धर्म के मानने वाले लोग से नफरत करने लगते हैं और ये बताने लगते हैं कि तुम्हारा जात नीचा है, हमारा जात ऊंचा है, तो इस पर आधारित सोच को सांप्रदायिका कहते हैं।
सांप्रदायिका किसे कहते हैं? जब किसी एक धर्म के मानने वाले लोग किसी दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों से नफरत करने लगते हैं और ये बताने लगते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म नीच है, तो ऐसे लोग को या ऐसे आधारित को हम लोग सांप्रदायिका कहते हैं। और ये दूसरा पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं? तो वर्ण व्यवस्था वैसी व्यवस्था है जिसमें जातियों को क्रम में सजाया जाता है और ये बताया जाता है कि किसकी जाति ऊपर रहेगी, किसकी जाति नीचे रहेगी। तो जातियों के ऐसी व्यवस्था को ही वर्ण व्यवस्था कहते हैं। लेकिन इसके बाहर ही नहीं पूछेगा एक भी क्वेश्चन, याद रखिएगा, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इतना पढ़ के जाइएगा चैप्टर 1 से, और जल्दी ही चैप्टर 2 लेके आएंगे इसका। तब तक के लिए एक फॉलो, एक शेयर, एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।